टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि की अवधारणा, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड टेस्टिंग ऑफ इंटेलिजेंस। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में इसका जरूर आता है, इसमें क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे 4 नंबर का है चाहे 16 मार्क्स का है। तो ये एक साइकोलॉजी का भी एक टॉपिक, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे बड़े ध्यान से सुनना है। और बिना इंटेलिजेंट के कोई काम हो नहीं सकता, बुद्धि के बिना कोई व्यक्ति अपना सरवाइव नहीं कर सकता। इसलिए इंटेलिजेंट का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर बच्चे की बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है। कोई कम्युनिकेशन करने में अलग अलग इंटेलिजेंट की इंटेलिजेंट जो वर्ड है ये लैटिन भाषा के फ्रेंच शब्द के से निकला है, इंटेलिजियर, इंटेलिजिका। ये दो वर्ड है, इंटेलिजियर एंड इंटेलिजिका। INTELLELEGICA, इंटेलिजियर एंड इंटेलिजिशिया, जिसका हिंदी वर्ड है समझने की क्षमता और इंग्लिश वर्ड है टू अंडरस्टैंड। ये लैटिन भाषा के इंटेलिजेंट का जो शब्द है इंटेलिजियर एंड इंटेलिजिस्का, जिसका इंग्लिश वर्ड है टू अंडरस्टैंड एंड हिंदी वर्ड है समझने की क्षमता। हर कोई इंटेलिजेंट है, हर व्यक्ति के अंदर इंटेलिजेंट का एक एस्पेक्ट होता है। कोई रट्टा लगाने में अच्छा है, कोई अपना कम्युनिकेशन करने में, कोई ऐसे रटने में, कोई डिसीजन मेकिंग में, कोई भी कार्य कुशलता पूर्वक बिना किसी गलती के चतुराई से करने को बुद्धि कहते हैं, इंटेलिजेंट कहते हैं। बिना किसी दूसरी समस्या के संकट किए बिना किसी भी समस्या को अच्छी तरह से टैकल करने को बुद्धि कहते हैं। उसको बड़ी चतुराई से, बड़ी कुशलता पूर्वक किसी भी कार्य को करने की क्षमता को हम बुद्धि का नाम देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि होती है, चाहे वह उसे यूज करे या ना करे। वो कितना डेवलप कर रहा है, उसका कितना एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट है और कितना हेरेडिटी का इम्पैक्ट है। यानी कि ये जैविक भी है और वातावरण से भी संबंधित है। बुद्धि पर वंश और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर हेरेडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का प्रभाव पड़ता है। ये जन्मजात भी होती है और ये एनवायरनमेंट से अपने एक्सपीरियंस का लाभ उठाने में भी सक्षम होती है कि आगे आने वाली लाइफ में, फ्यूचर में जो समस्याएं हैं उनसे सबक सीखती है और उसमें सही या गलत में अंतर कर सकने की उसमें क्षमता होती है। वातावरण से समायोजित कितना वो कर सकता है और अपने आप को चिंतन करने में, निर्णय करने की शक्ति में उसके अंदर कितनी इंटेलिजेंसी है कि वो उसको सही और गलत का अंतर ले सके। इंटेलिजेंट के बारे में ये कहा जाता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का करती है कि जो भी समस्याएं हैं उनको किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से कुशलता पूर्वक उस समस्या का, उसमें से नई समस्या पैदा ना हो, बिना कहीं कोई नई समस्या पैदा हुए वो उस समस्या को टैकल करने की क्षमता रखता है। टू एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, टू रीजनिंग, यानी कि उसमें कितनी तर्क करने की शक्ति है। और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि अमूर्त चिंतन। एडजस्टमेंट एनवायरनमेंट, यानी कि वातावरण में
वो कितना अपने आप को समायोजित कर सकता है, उसको हम बुद्धि कहते हैं, इंटेलिजेंट कहते हैं। इंटेलिजेंट का शब्द समझ में आ गया। ये लैटिन भाषा के इंटेलिजियर और इंटेलिजिस्का से लिया गया है, जिसका अर्थ है टू अंडरस्टैंड, समझने की क्षमता। तो ये जो इंटेलिजेंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। हर बच्चे की बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है। क्योंकि ये जो इंटेलिजेंट है वो केवल एक एस्पेक्ट लेकर नहीं चलता, इसमें बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारे समुच्चय होता है इसमें। क्योंकि कोई कलाकार अच्छा होता है, कोई साहित्यकार अच्छा होता है, इसमें सीखने और रट्टा लगाने की बुद्धि ज्यादा होती है। कहीं सोशल इंटेलिजेंट होता है, रहन सहन और समाज के सदाचार आचरण मेल जोल में, वातावरण के अनुकूल कार्य करने में सक्षम होता है। कोई जो है अपना अपनी इंटेलिजेंस को मैकेनिकल या इंजीनियर या औजारों से सीखता है। कोई फिलोसफर होता है, अमूर्त बुद्धि का होता है, जिसमें जो कार्य करता है, जैसे लिटरेचर में, फिलोसफर में, लेखक में। और कोई सोशल इंटेलिजेंट होता है, जैसे कि नेता हो गए लीडरशिप में, या उसमें जो टीचर हो गए। टीचर तो क्या तीनों में ही आते हैं, मूर्त, अमूर्त और सोशल में, कि वो कितना अपने बुद्धि से प्रभावित करते हैं। तो ये जो बुद्धि है वो पेरेंट्स के थ्रू भी मिलती है। यानी मैंने कहा ना, हेरेडिटी भी है और एनवायरनमेंट, यानी कि वंश और वातावरण दोनों का प्रभाव इस पर पड़ता है। लिंग के आधार पर बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता। लिंग के आधार पर हम नहीं कह सकते कि हाँ ये बुद्धिमान होती है पुरुष या स्त्री बुद्धिमान होती है। लिंग के आधार पर इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। जिसमें हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी, हाई कंपटीशन होता है, मतलब कि उच्च क्षमता, उच्च रचनात्मक कार्य और वो उच्च कार्य करने वाले, उन्हें हम कहते हैं सुपीरियर या गिफ्टेड बच्चे। इसमें भी जब हम इनकी आईक्यू का करेंगे तो हम बताएंगे कि कौन सा, जिसमें आईक्यू का जब टेस्ट किए गए तो बुद्धि का किस तरह से प्रभाव किया गया। सबसे पहले इंटेलिजेंट शब्द सर फ्रांसिस गाल्टन ने इंटेलिजेंट शब्द पर कार्य किया। सर फ्रांसिस गाल्टन, जो कि 1885 में इसने इंटेलिजेंट का नाम पर काम किया। इसको फादर ऑफ यूजनेस भी कहा जाता है। सर फ्रांसिस गाल्टन, लिख लो, लिखना है तो। सर फ्रांसिस गाल्टन, जो कि 1885 में जिसने इंटेलिजेंस पर काम किया, इसको फादर ऑफ यूजनेस भी कहा जाता है। क्योंकि इसकी जो बुक है वो जीन्स हेरेडिटी पर इसने लिखी है, और जीन्स हेरेडिटी ने आईक्यू निर्धारित करने में काफी हेल्प की थी। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि सर फ्रांसिस गाल्टन ने इंटेलिजेंस पर काम किया और इसे फादर ऑफ यूजनेस भी कहा जाता है। इन्होंने जीन्स हेरेडिटी पर बहुत बड़ा काम किया था और इसकी बुक का नाम भी जीन्स हेरेडिटी रखा गया था। और इसने आईक्यू को निर्धारित करने में हेरेडिटी ने बड़ी हेल्प की थी। अब है कि सबसे पहले बिनेट हुए थे, जिन्होंने इंटेलिजेंट पर टेस्टिंग का 1905 में कार्य किया, जो कि 14 साल के बच्चों पर कार्य था। 14 साल के बच्चों पर कार्य था, जिन्होंने बच्चों पर एक जो आईक्यू जिनकी पिछड़े हुए बच्चे थे, जिनकी जो बैकवर्ड बच्चे थे, उन पर कार्य किया था 1905 में। फिर इसको 1908 में रिवाइज किया गया, जिसमें बिने और साइमन दोनों ने मिलकर इसको रिवाइज किया। बिने और साइमन दोनों ने मिलकर इस पर कार्य किया। इंटेलिजेंट जो टेस्टिंग है, जो पहली बार हुई वो 1905 में हुई, जो बिनेट ने की 14 साल के बच्चों के लिए, जो कि बैकवर्ड बच्चे थे,
उन पर कार्य किया गया था। उसके बाद 1916 में टर्मन ने इसको रिवाइज किया। वैसे बीच में 1912 में भी इसको रिवाइज किया गया, सबसे पहले 1905 में, उसके बाद 1908 में, फिर 1912 में, फिर उसके बाद टर्मन ने 1916 में इसको रिवाइज किया, जिसमें मेंटल एज का कंसेप्ट दिया। टर्मन ने मेंटल एज का कंसेप्ट किया, मानसिक आयु। 1912 में विलियम स्टर्न ने भी मेंटल एज का कंसेप्ट दिया था, बट बिनेट ने धरती पर अपनी कितनी एज हो चुकी है आपकी, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया गया और उसका IQ निकाला गया। सबसे पहले छोटे बच्चों पर ये इम्प्लीमेंट किया गया, क्योंकि बुद्धि इंटेलिजेंस जो है, अगर हेरिडिटी का देखें, वंश अनुकार देखें, तो एडोलेसेंस एज तक हेरिडिटी काम करती है। उसके बाद एनवायरनमेंट जो एक्सपीरियंस या प्रॉब्लम आती है, तो बुद्धि का डेवलपमेंट होता है। तो इसकी जो कैटेगरी बांटी गई, वो आप लिख भी सकते हो, कैटेगरी ऑफ द इंटेलिजेंस। 120 से अबव, 120 to 140, जिसको हम सुपीरियर या गिफ्टेड चिल्ड्रन कहते हैं। 120 to 140, जिन बच्चों को, जिनकी इंटेलिजेंस सुपीरियर है, गिफ्टेड बच्चे कहलाते हैं, यानी कि वो विशिष्ट बच्चों में आते हैं, जिनकी हाई लेवल पर बुद्धि होती है, हाई लेवल पर उनका इंटेलिजेंट है, वो हाई एबिलिटी वाले होते हैं, हाई कंपटीशन वाले होते हैं, और हाई क्रिएटिविटी वाले होते हैं। हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी, हाई कंपटीशन। 120 to 140। फिर उसके नीचे 90 to 110 एवरेज बच्चे होते हैं, जिनका IQ निकलता है 90 to 110। इन्हें हम एवरेज बच्चे कहते हैं, जो आमतौर पर जो हम क्लासरूम में देखते हैं, जो 60% पाए जाते हैं। 120 to 140 केवल 5% होते हैं, और 140 से अबव केवल 1% होते हैं पूरी दुनिया में। 140 से अबव केवल 1% पूरी दुनिया में होते हैं, जिनको हम वेरी सुपीरियर या वेरी गिफ्टेड बच्चे कहते हैं। ऐसे बच्चे केवल 1% पूरी दुनिया में मिलते हैं, और 120 to 140 सुपीरियर गिफ्टेड बच्चे 5% होते हैं, और 90 to 110 एवरेज बच्चे आपको 60% मिल जाते हैं। और इसके अलावा 50 to 80 बॉर्डर लाइन, जिसको हम कहते हैं कि वो बॉर्डर लाइन पर है। अगर उन्हें एनवायरनमेंट अच्छा मिल गया तो वो कुछ बन जाएंगे, अगर उन्हें एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला
तो उनका इंटेलिजेंट लेवल जो है वो बॉर्डर लाइन पर है। ऐसे बच्चे आपको 30% के लगभग मिलते हैं। जो स्टूडेंट इसको लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। मैंने बताया ना 140 से अबव केवल 1% मिलते हैं जो वेरी सुपीरियर और वेरी गिफ्टेड बच्चे होते हैं, और 120 टू 140 सुपीरियर और गिफ्टेड बच्चे केवल 5% मिलते हैं। 90 टू 110 एवरेज बच्चे 60% देखने को मिलते हैं। 50 टू 80% वाले बच्चे जिनका IQ 50 टू 80 है वो बॉर्डर लाइन पर होते हैं। और 25 से 49 वेरी पुअर, स्लो लर्नर, बैकवर्ड चाइल्ड। 25 to 49 very poor, backward, स्लो लर्नर जिनको कहा जाता है। इनके लिए स्पेशल क्लास भी लगाई जाती है, बट वो ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाते। और 0 to 24 तक इडियट होते हैं जिनका कुछ नहीं हो सकता। जिनका IQ 0 से 29 तक है वो इडियट कहलाते हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। जो बॉर्डर लाइन पर है यानी कि वंश के आधार पर, हेरेडिटी के आधार पर उनका IQ 50 से 80 है, बट एनवायरनमेंट अगर अच्छा मिल जाता है, उनके लिए अगर स्पेशल क्लासेस लगाई जाती हैं या उनके स्किल को डेवलप करने के लिए अलग से उनको क्राइटेरिया दिया जाता है, तो उसके ऊपर एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है, तो वो अपनी इंटेलिजेंस को प्रोग्रेस कर सकते हैं। यानी कि अगर वो पढ़ने में अच्छे नहीं है तो वो क्रिएटिविटी में, ड्राइंग में, पेंटिंग में, म्यूजिक में आगे निकल सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वंश, हेरेडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का इंटेलिजेंस पर प्रभाव पड़ता है कि कितनी उनको मिली है। IQ का मैंने बता दिया, IQ कैसे निकालना है। मेंटल एज, मेंटल एज जो आपका दिमाग का कितनी एज है, और क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100, तो इससे हम IQ निकाल सकते हैं किसी भी बच्चे का। तो ये IQ के मैंने बताए हैं 0 से 24 इडियट, 25 से 49 वेरी पुअर, स्लो लर्नर, बैकवर्ड, 50 से 80 बॉर्डर लाइन, 90 to 110 एवरेज, 120 to 140 superior gifted, 140 से अबव वेरी सुपीरियर, वेरी गिफ्टेड बच्चे। अब इंटेलिजेंट के थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार बताए। थॉर्नडाइक ने 3 टाइप्स इंटेलिजेंस की बताई। लिखना चाहो लिख सकते हो आप। 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस: कंक्रीट, मूर्त बुद्धि। कंक्रीट इंटेलिजेंट, मूर्त बुद्धि। मूर्त मैंने जो हम सामने दिखाई देता है,
जो हमारी सेंसेस उसको देख रही है, छू रही है, टच कर रही है या उस पे काम कर रही है, उसको हम मूर्त बुद्धि कहते हैं। और ऐसे लोग इंजीनियर, मैकेनिकल, कारोबारी, जो वर्कशॉप में काम करते हैं पुर्जों से, मशीनों के द्वारा, उनको कंक्रीट कहते हैं। यानी कि जो सामने पुर्जे दिखाई देते हैं हम उनके द्वारा करते हैं। और फिर दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंट, अमूर्त, इसमें जो दिखाई नहीं देता सामने, बल्कि वो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंट वाले होते हैं, जो अपने माइंड में, जिनके थिंकिंग ज्यादा होती है, विचार ज्यादा आते हैं, जिनमें ज्ञान को सीखने की ज्यादा क्षमता होती है। ये साहित्यकार, लिटरेचर, फिलोसफर, दार्शनिक, कलाकार, टीचर, जो सोचते अधिक हैं, जिनके माइंड में थिंकिंग चलती रहती है, ये अमूर्त होते हैं। वैसे तो बुद्धि ही अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है। हम किसी को देख कर ये नहीं बता सकते या किसी को छू कर ये नहीं बता सकते कि इसके अंदर कितनी बुद्धि है या ये कितना इंटेलिजेंट है। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि बिजली है या नहीं, जब पंखे का बटन ऑन करते हैं, पंखा चलता है, तो हमें पता चलता है कि इसमें बुद्धि है। ऐसे ही किसी भी बच्चे की को हम ना तो देखकर ना छू कर इसको पता लगा सकते हैं, बल्कि उसके व्यवहार से, उसके प्रैक्टिकल बिहेवियर से हमें पता चलता है, उसके कार्य करने से, उसकी समस्या का समाधान करने से, उसके अमूर्त चिंतन करने से, उसके सोशल बिहेवियर से, उसके सदाचार से, आचरण से, उसके वातावरण के अनुकूल से पता चलता है कि वो कितना इंटेलिजेंट है। तो इसको अमूर्त कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। इसमें लिटरेचर, फिलोसफर, कलाकार, आर्टिस्ट और टीचर भी आते हैं। फिर है सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धि वाले। सोशल इंटेलिजेंट, सोशल इंटेलिजेंट कौन होते हैं? जो किसी भी वातावरण में अपने आप को एडजस्ट कर लेते, कोई भी एनवायरनमेंट हो, चाहे टिपिकल हो, लेकिन वो अननोन पर्सन के साथ भी अपने आप को समायोजित कर देते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, इंटर कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। नई नई परिस्थितियों में, नई नई समस्याओं में, उनके रहन सहन में, मेल जोल में, आचरण में, सदाचार में, वातावरण के अनुकूलन में अपने आप को एडजस्ट कर लेना सोशल इंटेलिजेंस कहलाता है। मैंने बताया ना, ये थॉर्नडाइक ने बताया है कि इंटेलिजेंस की 3 टाइप्स हैं: कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल। अमूर्त, मूर्त और सोशल। अमूर्त जो हमें दिखाई सामने जो मूर्त वो होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, सॉरी, कंक्रीट मूर्त, एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त, सोशल सामाजिक। मूर्त जो कि अपने कारखानों में, अपनी इंडस्ट्री में, अपने कारपुर्जे द्वारा, अपनी मशीनों के द्वारा कार्य करते हैं, जो इंजीनियर, मैकेनिकल कहलाते हैं, वो मूर्त यानी कि कंक्रीट इंटेलिजेंट। और एब्स्ट्रैक्ट जो कि दिखाई नहीं देता लेकिन ज्यादा सोचते रहते हैं, उनके माइंड में थिंकिंग ज्यादा होती है, सीखने की ज्यादा होती है, विचार ज्यादा होते हैं। उन्हें हम लिटरेचर, फिलोसफर या लेखक या कलाकार, आर्टिस्ट भी कहते हैं। सोशल इंटेलिजेंट वो होते हैं
जो हर परिस्थिति में एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट हो जाती है, उनके रहन सहन में, समाज के सदाचार में, आचरण में, मेल जोल में वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती। इसीलिए इंटेलिजेंट में हेरेडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का प्रभाव पड़ता है। एक्सपीरियंस से वो आगे बढ़ते हैं, एक्सपीरियंस से आने वाली समस्याओं में वो उनके सबक से, गलतियों से सीखते हैं और फिर सही और गलत में अंतर करके वातावरण के साथ समायोजित होते हैं। अपने आप को चिंतन तथा निर्णय लेने की शक्ति के द्वारा अपने इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट करते हैं। बुद्धि टेस्ट जो होते हैं वो सिंगल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, सिंगल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट जो कि वर्बल और नॉन वर्बल, वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट और नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट, शाब्दिक और सांकेतिक। शाब्दिक जो कि हम अपनी बुकिश नॉलेज को कह सकते हैं, लेकिन नॉन वर्बल जो हम एक्टिविटी द्वारा बच्चों का परीक्षण करते हैं, उसके हाव भाव को देखकर, उनकी क्रियाओं का देखकर उनका बेस, उनका बिहेवियर होता है, उसको नॉन वर्बल कहते हैं। ये इंडिविजुअल यानी कि ये व्यक्तिगत परीक्षण है। सिंगल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट में वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट और नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट आता है, और एक होता है कलेक्टिविटी इंटेलिजेंस टेस्ट, ग्रुप का, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। उसमें भी वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट एंड नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। वर्बल जो कि शाब्दिक है और नॉन वर्बल जिसमें सांकेतिक है। वर्बल जब हम किसी को परीक्षा में अच्छे नंबर लेने के लिए आते हैं तो हम कहते हैं ये इंटेलिजेंट है। लेकिन सांकेतिक जो कि हमारी एक्टिविटी, हमारी क्रियाएं, हमारे हाव भाव, हमारा बिहेवियर, जिनमें बेस बिहेवियर ही होता है, उसको हम सांकेतिक यानी कि नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट कहते हैं। ये आईक्यू का जो मैंने बताया ना, जर्मन के साइकोलॉजिस्ट थे बिन्ने, एल्बर्ट बिन्ने साइमन, इन्होंने काफी काम किया है आईक्यू पे। जर्मन का ये साइकोलॉजिस्ट है एल्बर्ट बिन्ने, और उसने साइमन के साथ इस पर आईक्यू पर काफी काम किया है और आईक्यू टेस्ट को इम्प्लीमेंट किया है। और आईक्यू टेस्ट मैंने बताया ना, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज और मल्टीप्लाई 100, और उसका जो टेस्ट का आईक्यू निकलेगा उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो इडियट है, वेरी पुअर है, एवरेज है, या बॉर्डर लाइन पर है, या सुपीरियर है, गिफ्टेड है। वैसे तो इस पे स्टर्न ने भी काफी काम किया है, लेकिन मेन एल्बर्ट बिन्ने, इसने बच्चों पर 18 साल 16 साल के बच्चों पर काफी कार्य किया है और उनकी आईक्यू टेस्ट लिया है। ये था आपका इंटेलिजेंट। किसी ने कोई क्वेश्चन इसमें पूछना हो तो बताइए। किसी स्टूडेंट को इंटेलिजेंट कंसेप्ट समझ में ना आया हो? मैम कौन सी यूनिट का है ये? ये 3rd यूनिट का है। और मैम क्वेश्चन किस तरीके से आएगा ये? मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस या कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड मापन की विधियां यानी कि टेस्टिंग, मेथड ऑफ टेस्टिंग। मैम एक बार